जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े जितनी भी चीज़ें होती है उसका यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग लुसेंट सब्जेक्टिव के जो लेटेस्ट वाली बुक है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा तो न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है नीची आय वाली। तो इसमें वैसे देश को शामिल किया जाता है जिनके प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय होते हैं वो 995 यूएस डॉलर या इससे कम होते हैं। दूसरा है नीची आय वाली, नीची मध्य आय वाली। तो इसमें वैसे देशों को शामिल किया गया है जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 996 से 3895 यूएस डॉलर है प्रति साल। तीसरा है उच्च मध्य आय वाली, इसमें है 3896 से 12055 यूएस डॉलर जिनकी जिस देशों की प्रति व्यक्ति आय है उनको रखा गया है। और चौथा में उच्च आय वाली, इसमें 12055 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देश को रखा गया है। विश्व बैंक यह वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है, यानी कि ये जो वर्गीकरण लाया गया ये 1 जुलाई 2018 में लाया गया। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है, जिसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2022 के नॉमिनल जीडीपी के अनुसार, जिसमें पहला है यूएसए जिसका जीडीपी 25.35 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पे है चीन जिसका है 19.91 ट्रिलियन डॉलर। तीसरा नंबर पे है जापान जिसका है 4.91 ट्रिलियन डॉलर। और चौथे पे है जर्मनी जिसका जीडीपी है 4.26 ट्रिलियन डॉलर। और पांचवा है भारत, ये है 3.53 ट्रिलियन डॉलर। छठा है इंग्लैंड जो 3.38 ट्रिलियन डॉलर है। और सातवां है फ्रांस जो 2.94 ट्रिलियन डॉलर। और कनाडा है 8वें नंबर पे जो 2.22 ट्रिलियन डॉलर है। और इटली का है 2.06 ट्रिलियन डॉलर। और ब्राज़ील का है 1.83 ट्रिलियन डॉलर। अगला हम देखेंगे राज्य अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नज़र आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। नोट, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक अर्थव्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन यानी कि 1949 ईस्वी में सामने आया। अगला है जीडीपी। पीपीपी का मतलब, यानी कि जो पीपीपी होता है इसका मतलब होता है क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद है।
देशों को वित्तीय और सांख्यिकी संस्थानों से जीडीपी पूर्वानुमान अनुमानों द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है, जो बाजार या सरकारी आधिकारिक विनियमन दरों का उपयोग करके गणना करते हैं। पीपीपी का उपयोग करते हुए जीडीपी की तुलना राज्य के घरेलू बाजार का आकलन करते समय नाम मात्र जीडीपी का उपयोग करने वालों की तुलना में अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि पीपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विनिमय दरों का उपयोग करने के बजाय देश की स्थानीय वस्तुओं, सेवाओं और मुद्रास्फीति दरों की सापेक्ष लागत को ध्यान में रखता है, जो प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक अंतर को विकृत कर सकता है। पीपीपी का उपयोग अक्सर वैश्विक गरीबी सीमा को मापने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण में किया जाता है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार 2022 में प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी पीपीपी द्वारा दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसमें पहला है चीन, जिसकी है 30.8 ट्रिलियन डॉलर। दूसरा है यूएसए जो 25.35 ट्रिलियन डॉलर। तीसरा पे है भारत जो 11.75 ट्रिलियन डॉलर। चौथा पे है जापान जो 6.11 ट्रिलियन डॉलर। पाँचवा है जर्मनी 5.27 ट्रिलियन डॉलर। छठा है रूस 4.37 ट्रिलियन डॉलर। सातवां पे है इंडोनेशिया 4 ट्रिलियन डॉलर और आठवां पे यूके 3.75 ट्रिलियन डॉलर। वहीं ब्राज़ील को देखा जाए तो ये 3.68 ट्रिलियन डॉलर है इसका, और फ्रांस का देखा जाए तो ये 3.68 इसका ट्रिलियन डॉलर है। अगला हम लोग देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं, तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी साथ साथ में दोनों का अस्तित्व। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हैं। केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तु तथा सेवाओं के उपयोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के लिए संकेतित किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल हैं विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जन उपयोगी सेवाएं। निर्माण वास्तव में इस क्षेत्रक में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण इसे ही औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीयक क्षेत्र, तो तृतीयक क्षेत्र में इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में शामिल है व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं। वित्तीय में आ जाएगा अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं। तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार योगदान जीडीपी में। तो अगर जीडीपी में देखा जाए तो 1950 से 51 में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था वो 55% था, यानी कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक का था। उसके बाद तृतीय का था 30% और द्वितीय का था 15%। वहीं 2019 से 20 में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र 20% पे आगे सिमट गया और द्वितीय क्षेत्र 26% और सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का हिस्सेदारी आ गया। अब इसको अगर 2020-21 में देखा जाए
प्रेजेंट में। तो प्राथमिक क्षेत्र 18% पे आगे सिमट गया है और द्वितीय क्षेत्र 27% यानी 1% बढ़ा है, और तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा यानी 55% पे आके रुका हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा अगर अर्थव्यवस्था भारत में देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र का ही योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम अधिक्यावली अर्थव्यवस्था है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, अगला हम लोग का टॉपिक है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति उपयोग, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होता है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिणामों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तु। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता से है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीबी किसी रूप में हो। आर्थिक समृद्धि, तो आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन यानी राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन है। आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन। वहीं आर्थिक विकास देखा जाए तो ये परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन से इसका आशय है। राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आधार पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास की माप, तो विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी कि आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष की आयु जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। क्रय शक्ति समता विधि, इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार में क्रय शक्ति समता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। निवल आर्थिक कल्याण, निवल आर्थिक कल्याण बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हस्तियाँ प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से इन सब चीज़ों को अगर घटा दिया जाता है तो निवल आर्थिक कल्याण निकल के आता है। सैमुएल्सन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार का सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कॉब ने 1989 में किया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार
की माप के लिए विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसके बाद सैमुअल्सन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। मानव विकास सूचकांक HDI, इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अमर्त्य सेन जो भारत से बिलोंग करते हैं, तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1 तक हो सकता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति, तो 0 से अगर 0.550 से अगर कम हो तो निम्न मानव विकास वाले देश की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं 0.550 से 0.7 से अगर हो तो उसको मध्य मानव विकास वाले श्रेणी में रखा जाता है। अगर उसे 0.700 से 0.8 से कम हो तो उसको उच्च मानव विकास श्रेणी वाले देश में रखा जाता है। वहीं 0.8800 से 1 के बीच में अगर हो तो उसे बहुत उच्च मानव विकास वाले देश में रखा जाता है। 2012 में मानव विकास सूचकांक जारी नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, तो UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। तो UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों के कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है। मानव विकास रिपोर्ट 2020, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 2020 में मानव विकास रिपोर्ट 16 दिसंबर 2020 को जारी की है। वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट ने 189 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट में भारत 133वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 129वें स्थान पर था। वर्ष 2020 की मानव विकास सूचकांक वर्ष 2019 के लिए है। इसका मान 0.645 है, जिससे भारत मध्य मानव विकास वाले देश की श्रेणी में आता है। HDR 2020 में पृथ्वी पर दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक को पेश किया है, जो देश के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा सामग्री के पदचिह्न द्वारा मानव विकास सूचकांक को समायोजित करता है। अन्य सूचकांक जो इस रिपोर्ट का ही भाग है वह है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। HDI इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहाँ के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास हो। वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट में बहुत ऊंचे मानव विकास वाले देश में कुल 66 देश शामिल हैं। इनमें सर्वोच्च सूचकांक नॉर्वे का 0.957 है। इस दृष्टि से उसे सर्वोच्च मानव विकास वाला देश स्वीकार किया गया है। वर्ष 2019 से एवं 2018 में भी सर्वोच्च स्थान नॉर्वे का ही था। सबसे नीचा मानव विकास सूचकांक 0.394 नाइजर का है। इसे 189 देशों की सूची में सबसे नीचे यानी 189वां स्थान मिला है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में भी यह 189वें स्थान पर ही था। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष 5 देश नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से नीचे से 5 देश, तो 189वां पे है नाइजर, 188वां पे है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, 87वां पे है चौड और 86वां पे है दक्षिणी सूडान एवं 85वां पे है बुरुंडी। विश्व के अन्य प्रमुख देश की रैंकिंग, डेनमार्क का है 10वां स्थान, यूनाइटेड किंगडम का है 13वां स्थान, कनाडा का है 16वां स्थान, अमेरिका का है 17वां, रूस का है 52वां, ब्राज़ील का है 84वां और जापान का 19वां स्थान है। इजराइल का 19वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग, तो मॉरिशस का 66वां, श्रीलंका का 72वां, चीन का 85वां, मालदीव का 95वां,
भूटान का 129वां और भारत से बेहतरीन रैंकिंग है। वहीं बांग्लादेश 133वां स्थान पे, नेपाल 142वां स्थान पे, म्यांमार 147वां स्थान पे और पाकिस्तान 154वां स्थान पे स्थान का है, भारत से बदतर है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में बहुत उच्चतम मानव विकास श्रेणी में आने वाले एशियाई देश सिंगापुर 11वां, सऊदी अरब 40वां और मलेशिया 62वां स्थान पे है। 120 से 156 रैंक तक भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, केन्या और पाकिस्तान मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देशों में शामिल है। वर्ष 1990 से 2019 के मध्य भारत का HDI मान 0.429 से बढ़कर 0.645 हो गया है, यानी इसमें 50.3% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी, जो दक्षिण एशियाई औसत 69.9 वर्षों की तुलना में थोड़ी कम है। दबाव तो समायोजित मानव विकास सूचकांक के आधार पर आकलन करने पर HDI में शीर्ष स्थान पर रहा नॉर्वे PHDI सूचकांक में 15वां स्थान नीचे चला जाता है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आयरलैंड है। PHDI में आकलन करने पर भारत अपने HDI रैंकिंग से 8 स्थान ऊपर आ जाता है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन क्षमता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 33 से 35% कम करने और गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% तक विद्युत शक्ति क्षमता प्राप्त करने का वादा किया है। भारत में सौर क्षमता मार्च 2014 में 2.6 गीगावाट से बढ़कर 2019 में 30 गीगावाट हो गई है। परिणाम स्वरूप इसने निर्धारित समय से 4 वर्ष पूर्व ही अपना लक्ष्य यानी कि 20 गीगावाट प्राप्त कर लिया। वर्ष 2019 में भारत को संस्थापित सौर क्षमता के लिए 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का प्रदर्शन HDI 2019 के में भारत 179वें स्थान से 129वें स्थान पर है, यानी कि पिछले वर्ष से एक स्थान ऊपर। 1990 से 2018 के बीच भारत के HDI मान में 50% की वृद्धि हुई है, जो इसे मध्यम मानव विकास समूह में शामिल करता है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें स्थान पे, चीन 85वें रैंक पे है, जो भारत से बेहतर है, जबकि भूटान 134वें, बांग्लादेश 135वें, म्यांमार 145वें, नेपाल 147वें, पाकिस्तान 152वें और अफगानिस्तान 170वें रैंक पे है, जो भारत से निचले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 162वें देशों में से 122वें स्थान पे है। भारत के पड़ोसी देश चीन 39वें स्थान पे है, श्रीलंका 86वें, भूटान 99वें, म्यांमार 106वें को भारत से ऊपर रखा गया है। लैंगिक असमानता सूचकांक महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं आर्थिक सक्रियता के आधार पर है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक की धारणा उपलब्धता प्रत्यागम पर आधारित है। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह का स्तर पर आधारित है जो मानव विकास सूचकांक के लिए है। खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप निम्न 6 कारकों पर आधारित है। प्रति व्यक्ति GDP यानी कि क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों की चयन की स्वतंत्रता, 5वां है उदारता तथा 6ठा है भ्रष्टाचार का बोध। चलिए कुछ सूचकांक दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक प्रमुखता सूचकांक, उसको हम लोग इसमें अब देखेंगे। तो पहला है मानव विकास सूचकांक, जिसमें ये 2000 वर्ष में किया गया था और इसमें सम्मिलित देश थे 189, जिसमें भारत का स्थान था
131वां। और शीर्ष 3 देश थे नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। और निम्नतम वाला सबसे नीचे वाला नाइजर था। जारी करने वाला जो संस्था है संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में किया गया था। इसमें 98 देश शामिल हुए थे। इंडिया का 86वां था और जो प्रथम थे वो न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान। सबसे नीचे वाला था ब्राज़ील। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022। 19 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस वर्ष रिपोर्ट में 146 देशों का स्थान दिया गया। फिनलैंड को लगातार 5वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। इसके बाद डेनमार्क का स्थान है। खुशी में सबसे ज़्यादा वृद्धि सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में हुई है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान को सबसे नाखुश देश बताया गया है। उसके बाद क्रमशः लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवाना का स्थान रहा है। भारत इस सूची में 136वें स्थान पे है। 2021 में भारत 139वें स्थान पर था। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है। वर्ष 2006 में पहली बार जारी इस रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मानकों पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं, जो है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा का अवसर, चौथा है आर्थिक भागीदारी और अवसर। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ है पूर्ण लैंगिक समानता तथा 0 का अर्थ है पूर्ण अलैंगिक असमानता। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जुलाई 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इसमें 140 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं आइसलैंड, फिनलैंड एवं नॉर्वे। इस सूचकांक में न्यूनतम 3 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं 146वां अफगानिस्तान, 145वां पाकिस्तान और 144वां कांगो। वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत 135वें स्थान पे है। गत वर्ष 2021 में 140वें स्थान पे था। भारत के पड़ोसी देश के क्रम बांग्लादेश 71वें, नेपाल 96वां, चीन 102वां और जो श्रीलंका है वो 110वां स्थान में, पाकिस्तान 145वां स्थान पे। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख देश के क्रम फ्रांस 115वां स्थान पे, यूके 22वां, यूएसए 27वां और जापान 116वां स्थान पे है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के रैंकिंग इस प्रकार रही है। तो स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 146वां स्थान रहा है। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर में 143वां स्थान रहा है। शैक्षणिक उपलब्धियां में 107वां स्थान रहा है और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वां स्थान रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धारणता एवं मानव पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। यह सूचकांक 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इससे प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में जारी किया जाता है। यह आय आधारित सूचियों से परे गरीबी का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कारकों का उपयोग करता है। यह सूचकांक तीक्ष्ण बहुआयामी निर्धारणता का निर्देशांक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर। इसके आकलन हेतु निम्नलिखित 10 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है: स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा, स्कूल के वर्ष, बच्चे नामांकित, जीवन स्तर जिसमें रसोई गैस, शौचालय, पानी, बिजली, फ्लोर, संपत्ति। स्वास्थ्य में प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन किया गया है। बाल मृत्यु, यदि किसी परिवार में बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो वह स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। पोषण, यदि कोई भी बच्चा या वयस्क जिसके बारे में पोषण संबंधी सूचकांक उपलब्ध है, यदि वह कुपोषित है तो वह पौष्टिक भोजन से वंचित है। बी में है शिक्षा। प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन किया जाता है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष, यदि किसी परिवार का कोई सदस्य 5 वर्ष तक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहा हो। विद्यालय में उपस्थिति, यदि 1 से 8 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था विद्यालय जाने से वंचित रहा हो। जीवन स्तर, तो प्रत्येक सूचक को 1/18 के बराबर भारांकन इसका किया जाता है। विद्युत, यदि किसी घर में बिजली संयोजन नहीं है तो वह वंचित है। पेयजल, यदि
यदि किसी घर में बिजली संयोजन नहीं है तो वह वंचित है। पेयजल, यदि किसी परिवार की स्वच्छ पेयजल स्रोत तक पहुंच नहीं है या उस स्रोत तक आने जाने में 30 मिनट से अधिक समय लगता है तो ऐसा परिवार वंचित है। स्वच्छता, यदि परिवार को पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध नहीं है या सामूहिक शौचालय प्रयुक्त किया जाता है तो वह वंचित है। फर्श, यदि घर का फर्श धूल युक्त बालू युक्त जो गोबर से लीपा गया हो तो वह वंचित है। भोजन पकाने का ईंधन, यदि घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला या गोबर के उपलों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या है, वंचित है। अस्थियाँ, ऐसे परिवार या व्यक्ति जो वंचित माना जाता है जिनके पास रेडियो, टीवी, टेलीफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर जैसे अस्थियों में से कोई भी एक या एक से अधिक अस्थि न हो तो इनके पास कार या ट्रैक्टर न हो। निर्धन कौन, तो उपयुक्त वस्तुगत लक्षणों के आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुआयामी गरीबी माना जाता है जो इनमें से 1/3 या अधिक आयामों से वंचित हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग भारत में एमपीआई की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। वैश्विक एमपीआई भारत सरकार द्वारा पहचाने गए उन 29 चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों में से है जिसे सुधार और विकास के लिए वैश्विक संकेतक के रूप में जाना जाता है। GIRG में शामिल सूचकांक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी में मदद करते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, 7 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। वर्ष 2021 में यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के 109 देशों और 5.9 बिलियन लोगों की चरम गरीबी की स्थिति का मापन करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व के 109 देश में 1.3 बिलियन यानी कि 21.7% लोग बहुआयामी चरम गरीबी की स्थिति में है। बच्चे बहुआयामी गरीबी की उच्च दर प्रदर्शित करते हैं। बहुआयामी गरीबी लोगों में से लगभग आधे यानी 18 वर्ष से कम आयु के हैं। 6 वयस्कों में से 1 की तुलना 3 में से 1 बच्चा गरीब है। उप सहारा अफ्रीकी और दक्षिणी एशिया में लगभग 85% बहुआयामी गरीबी लोग रहते हैं। 67% बहुसंख्यक गरीब लोग मध्यम आय वाले देश से हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 1/6 हिस्सा बहुआयामी गरीबी में रहता है। भारत की अनुसूचित जाति का 9.4%, अनुसूचित जाति समूह का 33.3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समूह का 27.2% लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI का सृजन वर्ष 2006 में वाशिंगटन DC स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया। हालांकि वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान ने GHI के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया। अब यह सूचकांक वेल्ट, हंगर, हेल्थ एवं कंसर्न वर्ल्डवाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में किया जाता है। GHI को 4 संकेतकों अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 100 आधार बिंदु के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर एवं 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। फिलहाल यह दोनों स्थितियां व्यवहार में नहीं पाई जाती है। व्यवहार में 0 से 100 के बीच की स्थिति पाई जाती है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI स्कोर 5 वर्ग 9.9 या इससे कम स्कोर अल्प के लिए, 10 या 19.9 स्कोर मध्यम के लिए, 20 से 34.9 स्कोर गंभीर के लिए और 35 से 49.9 स्कोर भयावह के लिए और 50 या इससे अधिक स्कोर भुखमरी की चरम भयावह स्थिति को प्रदर्शित करता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021, इस सूचकांक में 116 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। GHI 2021 में भारत को 101वें स्थान पर रखा गया है।
भारत का GHI स्कोर 27.5 है, अतः भारत गंभीर वर्ग में है। GHI 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने पड़ोसी देश जैसे नेपाल 76, बांग्लादेश 76, म्यांमार 71 और पाकिस्तान 92 की तुलना में निचली रैंक प्राप्त हुई है। GHI 2021 में 116वां रैंक सोमालिया को, 115वां रैंक यमन एवं 114वां रैंक केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य का है, जो भूखमरी के भयावह और चरम भयावह स्थिति में है। GHI 2020 में भारत की रैंकिंग 107 देशों में 94 थी। GHI 2021 में 5 शीर्ष देश बेलारूस, बोस्मानिया एवं हर्जेगोविना, ब्राज़ील, चिली तथा चीन है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में 180 देशों या क्षेत्रों की रैंकिंग प्रदान की गई है। यह सूचकांक 0 से 100 अंकों तक विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट तथा 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार है। इस वर्ष सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड तथा न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। इसके पश्चात नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। सूचकांक में दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम स्थान पर है। यह सर्वाधिक भ्रष्ट देश है। इस सूचकांक में भारत मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 50वें स्थान यानी स्कोर 40 पर रहा है। भूटान का 25वां, चीन का 66वां, श्रीलंका का 102वां, नेपाल का 117वां, पाकिस्तान का 140वां, बांग्लादेश का 147वां स्थान रहा है। USA 47वें स्थान पे, UK 11वें, ऑस्ट्रेलिया, जापान 18वें तथा फ्रांस 22वें स्थान पे है। राष्ट्रीय आय तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। F. सिरास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्यिक मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। डॉक्टर R. गॉडगिल तथा VK RV राव इस समिति के सदस्य थे। इस समिति की पहली रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की गई थी, जिनके अनुसार 1948-49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 225 था। वित्त मंत्रालय में राजकोषीय नीति तैयार करती है, यानी कि वित्त मंत्रालय भारत में क्या करती है, राजकोषीय नीति तैयार करती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO की स्थापना 1951 में की गई थी। राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद कर रहा है, लेकिन वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने CSO और NSSO का विलय कर के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय आय की लागत किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत पे की जा सकती है या फिर बाजार लागत पे की जाती है। साधन लागत क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋणों का ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। अर्थात किसी बहु वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान इन कारकों के लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया
में शामिल नहीं होता है, परंतु कोई अनुदान प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन 2019 में CSO और NSSO का विलय करके बनाया गया है। रंगराजन आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा यथा निर्धारित सांख्यिकी मानदंडों का कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए NSO की परिकल्पना की गई थी। 3 महानिदेशक उसके बाद और महानिदेशक, ठीक है, जो सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यह रंगराजन आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत 2005 में गठित स्वायत्त निकाय है। भारत के प्रमुख सांख्यविद और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भी सचिव होते हैं। इसके गठन का उद्देश्य आंकड़ों के संग्रहण से संबंध में देश में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करना है। बाजार लागत वह मूल्य है जिसमें एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा का साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय से ही उसकी गणना कर ली जाती है। मूल्यवर्धन की धारणा कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में न आए, यानी कि माध्यमिक वस्तुओं का प्रयुक्त आंकड़ों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पादन पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पादन अनुदान को घटा देते हैं तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धकों का योग ही GDP होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का GDP सकल मूल्यवर्धन यानी GVA का योग होता है, जिसमें ह्रास नहीं निकाला गया है पर कर का अनुदान का संयोजन किया गया है। भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर यानी फैक्टर कॉस्ट पे करता है। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जाती रही है, जो वास्तव में बाजार लागत पर ही है। सकल मूल्यवर्धन में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर है। चालू एवं स्तर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। स्तर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्तर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के समान नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से है जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्तर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्तर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा तथा यह अंतर मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के बराबर होगा। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को,
घरेलू सेवाओं अथवा कार्य को, वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे अंशपत्र, ऋणपत्र आदि को, क्रय विक्रय को, हस्तांतरण, भुगतान, पेंशन, वजीफा, लॉटरी जितना इस सबको शामिल नहीं किया जाता है। विदेशों से प्राप्त उपहार, ये इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति, इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति, इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी का आकलन करने के लिए करते हैं। राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध राष्ट्रीय आय की मूलतः दो धारणाएं हैं: घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एवं राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट। घरेलू उत्पाद, तो घरेलू उत्पाद क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी देश के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, विदेशी ही क्यों ना हो, उसके द्वारा जो उत्पादित किया गया है उस सबको मिला के हम लोग उसको घरेलू उत्पाद कहते हैं। घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का भी हिस्सा। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय उत्पाद, तो घरेलू आय तो है ही, उसमें से शेष विश्व की भुगतान की गई यानी साधन को घटा देते हैं और शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन को जोड़ लेते हैं। घरेलू आय में से शेष विश्व के निवेश निवल प्राप्ति को घटा देते हैं। राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं, घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त से सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप है या इन्हीं पर आधारित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, तो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार के शेष योगफल द्वारा किया जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी होता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के उपयोग, तो जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था में की वृद्धि दर है। इसके परिणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आधार पर देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों की तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी, एफसी, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के महत्वपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, परंतु यदि कोई अनुदान यानी सब्सिडीज प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। सीएसओ द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्ति जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगी। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गए अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। जीडीपी बराबर, यानी जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पे होता है वो जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे
और उत्पादन कर और अनुदान को क्या कर दिया जाता है, इसमें घटा दिया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेश से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में एक देश के समान नागरिकों द्वारा देश के घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। यदि एक्स देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय हो तथा एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो तो जीएनपी जो होता है जीडीपी प्लस एक्स हो जाएगा, यानी जो विदेश में कमाया गया है उसको जोड़ लेंगे और जो अपने देश से जो कमा के ले गया है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये एक्स माइनस एम क्या होता है, जीरो होता है। ना वो किसी देश से कमाता है ना कोई उसके देश में कमाता है, अतः जीडीपी और वहाँ पे जीएनपी क्या होता है, बराबर होता है। भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होगा। यानी कि भारत जो है वो दूसरे देश से यहाँ पे कम आता है लेकिन यहाँ से ज़्यादा जाता है। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ ह्रास आदि को सम्मिलित करते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर तथा बाहर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में परोक्ष व्यापारी कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान को घटा देते हैं तो हमें बाजार मूल्य ज्ञात होता है। जीडीपी फैक्टर प्राइस पे और जीएनपी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे, इसमें से जो परोक्ष कर होता है उसको घटा देते हैं और अनुदान को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब किसी धारणा के साथ सकल जुड़ा हो तो इसका मतलब यह है कि स्तर पूंजी उपभोग या ह्रास को घटाया नहीं गया है। जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निवल या शुद्ध प्राप्त होता है। निवासी रेसिडेंट। निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनैतिक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी निवासी उस देश का नागरिक भी हो। यह निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। जीएनपी के विभिन्न उपयोग। तो सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि मुद्रा कोष आईएमएफ दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों की उनकी क्रय शक्ति क्षमता या तुल्यता के आधार पर रैंक तय करता है। राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देश से लिए गए कर्ज एवं दूसरे देशों को दिए गए कर्ज से पता चलता है। यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी तथा बाजार मूल्य पर व्यक्त जीएनपी की धारणा या घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच संबंध। देश के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय की गणना में शामिल किया जाता है लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार देश के निवासी इकाइयों द्वारा देश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय में सम्मिलित किया जाता है। अतः देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय तथा गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय का अंतर, जिसे हम निवल विदेशी आय कह सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। यदि निवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय और गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय से अधिक हुई तो शेष धनात्मक होगा अन्यथा ऋणात्मक होगा। कहने का मतलब
हम अगर दूसरे देश में कमा रहे हैं और जो दूसरे हैं हमारे देश में कमा रहे हैं, तो अगर हम लोग का जो कमीनी ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग का ये धनात्मक हो जाएगा, अगर हम लोग का कम हो जाएगा उन लोगों का ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे जीएनपी माइनस जीडीपी वो निवल विदेशी आय आता है। निवल धारणाएं, नेट कॉन्सेप्ट, जब हम सकल मूल्य में से चाहे वह बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो को ह्रास को घटा देते हैं तो निवल धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें निम्नांकित निवल धारणाएं प्राप्त होंगी। जैसे जीडीपी में से ह्रास को घटा देते हैं तो जीएनपी आ जाएगा, जीडीपी में से ह्रास को घटा देंगे तो एनडीपी आ जाएगा, और जीएनपी में से ह्रास को घटाएंगे तो एनएनपी आ जाएगा। वैसे ही जीएनपी में से ह्रास को घटाते हैं तो एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद, यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करती है। एनडीपी जीडीपी माइनस ह्रास, अतः किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा। एनडीपी का प्रयोग, तो इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जैसे एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस ह्रास। या एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशियों से होने वाली आय प्लस मूल्य कटौती, माइनस मूल्य कटौती। एनएनपी के विभिन्न उपयोग, यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। यह किसी भी देश के आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे उस देश के प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। कर, छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध, अप्रत्यक्ष कर अनुदान को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर वर्ष एवं विधि में संशोधन। 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर वर्ष को 2004-05 में से संशोधित करके 2011-12 में कर दिया। इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धनात्मक परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में किया। नई श्रृंखला में अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन धारणा को हटा दिया गया तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को ही जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है। एससीओ की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल कीमतों को प्रयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत, क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पाद पर कर प्लस अनुदान। साधन लागत पर जीवीए किसी कर को सम्मिलित नहीं करता है तथा किसी अनुदान को नहीं जोड़ता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी उत्पाद व उत्पादन करों को सम्मिलित करता है व उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। जीवीए साधन लागत पर जीवीए मूल्य पर तथा जीडीपी बाजार मूल्य के बीच संबंध। यदि सीई यानी कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, ओएस परिचालन अधिशेष और एमआई मिश्रित आय और सीएफसी मिश्रित पूंजी का उपभोग, ये सब कोड दिया गया। जीबी का मूल्य पर मूल्य, तो इसमें सीई यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति को जोड़ देते हैं, ओएस या एमआई यानी परिचालन अधिशेष को भी जोड़ा जाता है और एमआई को मिश्रित आय को, प्लस सीएफसी यानी कि मिश्रित पूंजी का उपभोग
और उसमें से उत्पादन कर में से उत्पादन अनुदान को घटा देने के बाद इसको जो बचता है उसको जोड़ने पे जीबीए प्राप्त होता है। जीबीए साधन लागत पे, तो जीबीए मूल्य पर और उसमें से अनुदान घटाने के बाद जो उत्पादन होता है वो जीबीए साधन लागत पर प्राप्त होता है। जीडीपी बाजार मूल्य पे, तो जीबीए मूल्य पर प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन अनुदान को घटाने पे ये जीडीपी मूल्य बाजार पे आ जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे अब, इस विज्ञप्ति में से एससीओ ने इस बात पर बल दिया है कि आगे से जीडीपी बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत पर जीबीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है, जो वहाँ 1993 से ही प्रयोग में है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय तथा व्यय विधि का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्राथमिक, द्वितीयक, परिवहन, संचार एवं व्यापार, वित्त एवं वास्तविक संपदा, सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि द्वारा होती है। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किए जाते हैं। एनएनआई किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी है, जिसमें सीएफसी कर्मचारियों की निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है का योग है। सकल राष्ट्रीय आय में ह्रास को घटा दे तो एनएनआई ज्ञात हो, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। 2021-22 में राष्ट्रीय आय एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान। राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 28 फरवरी 2022 को जारी किए, जिसके अनुसार 2021-22 में स्तर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 8.9% अनुमानित है। वहीं चालू मूल्यों पर वृद्धि 9.4 रहने का अनुमान है। स्तर मूल्यों पर प्रमुख आकलन राष्ट्रीय आय 21-22 में शुद्ध राष्ट्रीय आय 125.53 लाख करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.8% अधिक है, जबकि 20-21 में इसे 8.7 की गिरावट आई थी। प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 91,723 रहने का अग्रिम अनुमान है, जबकि 20-21 में वास्तविक प्रति आय 85,110 रही थी। इस प्रकार 2021-22 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 7.8% वृद्धि का अग्रिम अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी चालू वित्तीय वर्ष 21-22 में वास्तविक घरेलू उत्पाद 1.4772 लाख करोड़ रहने का अग्रिम अनुमान है। इस प्रकार 21-22 में जीडीपी में वृद्धि 8.9% रहने की संभावना है, जबकि 20-21 में इसे 6.6 का संकुचन रहा था। मूल कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन। वास्तविक सकल मूल्य संवर्धन 20-21 में 125.85 लाख करोड़ था, जो दूसरे अग्रिम आकलन वर्ष में 21-22 में 136.25 करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार 21-22 में जीवीए में 8.3% वृद्धि का अनुमान है। पूर्व वर्ष 20-21 में जीवीए में वृद्धि 4.8% थी। चालू मूल्यों पर आकलन। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्तीय वर्ष 21-22 में चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 236.44 लाख करोड़ रहने का अग्रिम अनुमान है। 20-21 में यह 198.01 लाख करोड़ था। इस प्रकार चालू मूल्यों पर 21-22 में जीडीपी में वृद्धि 9.4 रहने का अनुमान है, जबकि 2021 में इसमें 1.4% की सिकुड़न जारी थी। राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर 21-22 में शुद्ध राष्ट्रीय आय 205.8 लाख करोड़ था अनुमानित है, जबकि 21-22 में यह 171.94 करोड़ रही है। इस प्रकार 21-22 में इसमें 9.3 की वृद्धि अनुमानित थी। 21-22 में इसमें 2.9 की वृद्धि रही थी। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 21-22 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1,49,848 रहने का अग्रिम अनुमान है, जबकि 20-21 में यह 1,26,855 थी। इस प्रकार चालू मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय 18.1% वृद्धि का अग्रिम अनुमान है।
2021 और 21-22 के राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में। 20-21 में जनवरी 22 के पहले संशोधित आकलन है। ये 21-22 में फरवरी के दूसरे अग्रिम अनुमान है। जो जीएबी यानी कि कीमत मूल्य पर जो मूल्य वर्धन था वो 125.85 था और 21-22 में 136.25 था। वही उत्पादन पर निवल जो कर था वो 9.73 था और यहाँ पे 11.47 था। सकल घरेलू उत्पाद पर देखा जाए तो इसमें 135.58 था जो माइनस में चल रहा था और ये जो 147.72 था ये 21-22 का। शुद्ध राष्ट्रीय आय 115.36 और जो 125.53 ये था। प्रति व्यक्ति आय 85,110 था और 91,731 इसमें था। प्रचलित मूल्यों पर जो जीवीए था ये 180 था और यहाँ पे 213 था। ये 20-21 का और ये 21-22 का। उत्पादन पर निवल 17.43 था और ये 22.87 था। सकल घरेलू उत्पाद पे ये 198 था 20-21 में और 21-22 में 236.44 था। शुद्ध राष्ट्रीय आय 171.94 था 20-21 में और 21-22 में 205.08। प्रति व्यक्ति आय 1,26,855 था 20-21 में और 21-22 में 1,49,848। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे यानी कि पेज नंबर 170 से पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए यानी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे, ताकि इस हम सीरीज़ को क्या कर रहे हैं कंटिन्यू कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।